तो मेरे छोटे भाइयों बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। हम पिछले वीडियो में देखे थे इस चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक परिचय और साथ ही साथ कहानी भी समझे थे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जो कि पार्ट नंबर 2 होगा, जो कि पूरे किताब में से चुन चुन कर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम के दृष्टि से। देर न करते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये पिछले वीडियो में हम क्या क्या समझे थे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनके बारे में जितना बात किया जाए उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। इनके पास 32 डिग्रियाँ थी, जो कि इनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, अनेक देश के धर्मों का ज्ञान था। ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और आप ही समझ लीजिए जिस व्यक्ति के पास 32 डिग्रियाँ है वह कितना विद्वान होंगे। आज के समय में एक एक डिग्रियाँ लेने के लिए लोग तरस जाते हैं, और वहीं काफ़ी पिछले ज़माने में ये 32 डिग्रियाँ प्राप्त कर चुके हैं, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये समाज में रहकर राजनीतिक में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने स्त्रियों, अछूतों और मजदूरों के लिए काफ़ी मानवता अधिकार दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया, जो कि काफ़ी इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, जिन्होंने अपना संविधान को लिखे हैं। इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव महू में हुआ था। इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था जो रामजी मलोजी सकपाल। इनके पिता का नाम रामजी मलोजी सकपाल, वहीं इनके माता जी का नाम भीमाबाई और इनके पुत्र का नाम था यशवंत अंबेडकर। और ये दो शादी किए थे। एक शादी पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर और दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर। ये पहली पत्नी का मृत्यु, जो कि काफ़ी नज़दीकी समय में हो गई थी, और इनका मृत्यु जो कि 1956 ईस्वी दिल्ली में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 1956 जो कि दिल्ली में हुआ था। इस वीडियो में देखने वाले हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। देर न करते हुए वीडियो को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? आपको बताया था, क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, या नलिनी बिलोचन शर्मा हैं, या सुमित्रानंद पंत है, या राजेंद्र प्रसाद है? तो आप लोगों को पता होगा इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, जो कि जाति प्रथा के बारे में और श्रम विभाजन के बारे में इस चैप्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता कौन है, या भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन सी होगा भीमराव अंबेडकर, जो कि इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता या भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तीसरा क्वेश्चन आ गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार
किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस प्रथा को जाति आर्थिक पहलू से खतरनाक माना जाता है? तो आपको पता होगा क्या, सती प्रथा को, या दहेज प्रथा को, या बाल विवाह प्रथा को? तो आपको पता होगा कि जाति प्रथा को भीमराव अंबेडकर के अनुसार आर्थिक पहलू से खतरनाक माना जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जाति प्रथा। चौथा क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आपको हम वीडियो चालू होते होते आपको बताए थे कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 जो कि मध्य प्रदेश के एक महू गांव में हुआ था, जो कि ये दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन है सी, दलित परिवार। तो ऐसे ही मारते मारते अगला क्वेश्चन है पांचवा, भीमराव अंबेडकर के प्रेरणात्मक गुरु कौन है? तो हम आपको बताए थे कि इनके इनके 3 प्रेरणात्मक गुरु थे। एक में है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ये तीनों इनके काफ़ी इनसे प्रभावित थे, इसलिए इन्हें प्रेरणात्मक गुरु कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। छठा क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने किस भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा को भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना है। तो ऑप्शन होगा बी, जाति प्रथा। 7वां नंबर क्वेश्चन होगा, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो एक ऑप्शन है, ए में है शहद की तरह, बी में है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में है शक्कर की मिश्रण की तरह, इनमें से सभी। तो हम आपको बता दें कि इसका होगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भाईचारा का वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो आपको हम बताए थे कि क्या आपको पता है इनका जन्म ए में है 14 अप्रैल 1891, बी में 3 दिसंबर 1984, सी में 5 अक्टूबर 1869 या 4 अप्रैल 1891। तो आपको मालूम होगा कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटा सा गांव महू, जो कि इनका जन्म दलित परिवार में हुआ था। आपको मैं बता ही रहा था कि काफ़ी चुन कर यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा है। चलिए, क्वेश्चन है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो हमको बताए थे इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक महू, छोटा सा गांव महू में हुआ था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होगा कि एक में है समता आधारित, बी में बंधुत्व पर आधारित, सी में स्वतंत्रता पर आधारित और डी में सभी कथन सत्य हैं। तो आपको मालूम होगा कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज इनमें से समता पर आधारित, बंधुत्व पर आधारित और स्वतंत्रता पर आधारित, यानी कि ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन होगा कि बाबा साहब के अनुसार आदर्श समाज किसे कहा जाता है? यानी कि हम पहले देख चुके हैं, चलिए इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की कौन सी विधा है? तो आपको हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार का निबंध है। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि
श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखे थे, जो कि यह कहाँ से लिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया जाएगा? अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है? तो आपको बता दें श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। तो ये में है सभ्य समाज की, दो में असभ्य समाज की, या दोनों सही है या सभी गलत है। तो आपको हम बता दें कि श्रम विभाजन समाज की आवश्यकता है सभ्य समाज की, जो कि कोई मेरे छोटे भाई होंगे वे ऑप्शन सी बोल रहे हैं, यानी ऑप्शन सी गलत है। इसका ऑप्शन ए ही होगा सभ्य समाज के लिए। आपको हम पहले ही वीडियो में बताए थे कि समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने किसके मानवता एवं अधिकार को दिलाने के लिए अनेक प्रयास किया। तो अब आपको हम पहले ही वीडियो में बताए थे, या वीडियो को चालू होते ही बताए थे कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वे अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों के लिए काफ़ी प्रयास किया उनको मानवता अधिकार दिलवाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों? रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर आधारित ना होने के कारण, भेदभाव के कारण, या शोषण के कारण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रुचि पर आधारित होने के कारण, रुचि पर आधारित होने। क्वेश्चन है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुआ है? तो आपको मालूम होगा कि जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ क्या स्वतंत्र विभाजन का, या भातृत्व विभाजन का, या श्रमिकों विभाजन का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। तो इसका ऑप्शन होगा सी। मेरे छोटे भाइयों बहनों काफ़ी सही ऑप्शन बता रहे होंगे, ऐसे ही वीडियो को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता और समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा? क्या मैक्स मुलर, या भीमराव अम्बेडकर, या बिरजू महाराज, या अगेय? तो इस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं भीमराव अम्बेडकर से, तो भीमराव अम्बेडकर जी ही कहेंगे कि आदर्श समाज स्वतंत्रता और समानता और भातृत्व पर आधारित होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि काफ़ी बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे होंगे। काफ़ी ये भुलावना क्वेश्चन है, जो कि 17 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, या श्रम विभाजन, या अनुभव, या दूध पानी? तो ये तो डी ऑप्शन नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। इसका जाति प्रथा या श्रम विभाजन हो। तो अब काफ़ी बच्चों का ऑप्शन आ रहा होगा कि ये होगा, लेकिन ये काफ़ी गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो कि श्रम विभाजन, सभी समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है कि भाईचारे का दूसरा नाम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, लोकतंत्र। भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र, जो कि समाज में काफ़ी अपने समाज में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ए, लोकतंत्र। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा क्यों पनपा? तो इसका ऑप्शन ए में होगा गरीबी, या अमीरी, अस्सी बेरोजगारी, या डी में बेरोजगार। तो हम आपको बता दें कि भारत के लोग बेरोजगार हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेरोजगारी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण ही बेरोजगारी है, जो कि मनुष्य अपना काम निर्धारित कर लेते हैं और आगे चलकर वे काम नहीं कर पाते हैं और वे बेरोजगार हो जाते हैं। यही कारण है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। एक और क्वेश्चन है कि पूजा एंड हिज दामा के लेखक कौन है? तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 1 में कि रचना
जो कि पूजा एंड हिजदामा भीमराव अंबेडकर का रचना है। और इनका पूजा एंड हिजदामा, द एनिलेशन ऑफ कास्ट और काफ़ी अनेक रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो हम आपको बताए थे कि जो इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण था एनिलेशन ऑफ कास्ट, इन्हीं के भाषण से जो ये भाषण था वे इंग्लिश में ये लिखे थे और इसका हिंदी रूपांतर किसने किया था, अगर आपको मालूम है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से पाठ की पुस्तक से लिया गया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा एनिलेशन ऑफ कास्ट। भीमराव अंबेडकर की रचना कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी। तो हम आपको बताए थे कि जो इनका भीमराव अम्बेडकर की रचना तो 21 खंडों में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, तो आपका मालूम हुआ क्या। ऑप्शन ए 1946 दिल्ली में हुआ था, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी में है 1956 दिल्ली, यानी ऑप्शन पे थोड़ा मोड़ा डाउट लग रहा है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 1956 कोलकाता, तो कोलकाता तो नहीं होगा, 1946 कोलकाता नहीं होता, इसका ऑप्शन बी ही हो जाएगा 1956 दिल्ली। जो काफ़ी बच्चे ऑप्शन बी बोल रहे होंगे। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम था रामदास शर्मा या भीमाबाई। भीमाबाई तो उनके माता का नाम था, तो इनके माता का नाम था भीमाबाई। या सी में है रामजी मलोजी सकपाल। जी बच्चे, जी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा रामजी मलोजी सकपाल, जो काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे होंगे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि एनिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था। तो इसका हिंदी रूपांतर किए थे ललई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव। अब इन और क्वेश्चन बचा, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अम्बेडकर जी के भीमाबाई क्या लगती थी। एक काफ़ी क्वेश्चन को घुमाया हुआ है कि भीमराव अम्बेडकर जी के भीमाबाई क्या संबंध था। क्या पत्नी, इनकी पत्नी पहली पत्नी थी, या इनकी माता थी, या इनकी पत्नी दूसरी थी, या चाची लगती थी। तो आप लोग को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि भीमाबाई थी इनकी माता लगती थी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि 1891 में किनका जन्म हुआ था। क्या रामजी मलोजी का सकपाल का जन्म होता था? नहीं। ललई सिंह यादव का जन्म होता था? नहीं। कमल सिंह का होता? नहीं। ललई सिंह यादव तो एनिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतर किए थे। रामजी मलोजी सकपाल जो इनकी पापा लगते थे, और जो कि ऑप्शन 1891 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जो कि एक छोटे से परिवार, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव समाप्त हुई। आपके लिए एक छोटा मोटा क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ललई सिंह यादव किसका अनुवाद किए हैं। तो आपको मालूम हुआ तो कमेंट बॉक्स में चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो कि किताब पे काफ़ी चुने मुने क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक होगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, या जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं। 2024 के एग्ज़ाम में ये गारंटी 80% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। इस क्वेश्चन को बच्चे याद कर लेंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे हैं, या जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा इस साल 2026 के एग्ज़ाम में। ये जो इसका उत्तर है ये अपने भाव से लिखे हैं। चलिए हम अपना भाव प्रकट करते हैं।
जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य का पेशा निर्धारित जन्म से ही निश्चित हो जाती है। भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य का पेशा निर्धारित जन्म में ही निश्चित हो जाती है। माता पिता का जो पेशा, उसी पेशा को आगे बढ़ाना है। रुचि या अरुचि का प्रश्न ही नहीं उठता, चाहे वह मनुष्य मरे। आज के युग में उद्योगों, धंधों, प्रक्रिया का तकनीकी काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा, पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है, भले वह भूखे मरे क्यों ना मरे। या यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। चलिए आपको हम कहानी की तरह बताते हैं कि क्वेश्चन है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है। तो इसका लिखना होगा। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य का पेशा निर्धारित जन्म में ही निश्चित हो जाता है। जब मनुष्य भारत में जन्म लेते हैं तो उनका पेशा निर्धारित हो जाता है। माता पिता का जो पेशा है, उसी पेशा को आगे बढ़ाना है। इनका कोई मतलब नहीं है इनका क्या रुचि है, या उसमें रुचि रखते हैं या अरुचि हैं, या उसमें रुचि नहीं रखते हैं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है, चाहे वो भूखे मरे। आज के युग में तो उद्योगों, धंधों की प्रक्रिया और तकनीकी में काफ़ी बदलाव देखने को मिलता है। तो हिंदू धर्म में जाति प्रथा का पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। जो हिंदू धर्म में है, वे लोग जो काम करते हैं वही काम को आगे बढ़ाना है। इनमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, भले वो भूखों क्यों ना मरे। यही कारण है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। अगर आप इतना लिख दीजिएगा तो 5 नंबर तो गारंटी मिलने वाले हैं आपके 2026 के एग्ज़ाम में। ये 80% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उनके अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। चलिए इसका उत्तर है कि जातिवाद का पोषक इस आधार पर किया जाता है कि यह जातिवाद श्रम विभाजन पर आधारित है। अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो यही तर्क देते हैं कि जातिवाद का पोषक इस आधार पर किया जाता है कि यह जातिवाद के श्रम विभाजन पर आधारित है। आधुनिक सभ्य समाज भी अकुशलता के श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। अतः जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि जातिवाद का पोषण इस आधार पर किया जाता है कि यह श्रम विभाजन पर ही आधारित है। जो आधुनिक सभ्य समाज है उसे काल कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। अतः जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग कोई वीडियो समझ आ रहा होगा, और अगर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा इस वीडियो को। अगला क्वेश्चन है कि लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज किस पर आधारित है। तो आपको हम बताया था कि लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज किस पर आधारित है। तो इसका उत्तर होगा कि लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो ये अपने मन से लिखे हैं। और यहाँ देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन से ही आंसर बनाए हैं। देखिए, लेखक भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज, लेखक की दृष्टि से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज, यहाँ तक इसका क्वेश्चन ले लिए हैं और इसमें और जोड़ दिए
स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित है। तो हम इसको कह सकते, लेखक भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि से आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अम्बेडकर जी ने किस विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक भीमराव अम्बेडकर जी ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। काफ़ी छोटा में इसका उत्तर दिए हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने भाईचारा, सामूहिक जीवनचर्या या एक रीति तथा समाज के सम्मिलित भावों के आदान प्रदान को आवश्यक माना है। समाज में सभी भाई भाई की तरह रह रहे हैं और सब में पारस्परिक श्रद्धा और समानता का भाव है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने भाईचारा, सामूहिक जीवनचर्या का रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों को आदान प्रदान को आवश्यक माना है। समाज में सभी भाई भाई की तरह रह रहे हैं और सब में पारस्परिक श्रद्धा का समानता का भाव है। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है और इनके चिंतक के रचनात्मक के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन हैं। तो ये 90% गारंटी है, या तो गारंटी नहीं ले सकते, यानी कह सकते हैं कि 90% चांस है कि 2026 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं और इनके चिंतक यानी रचनात्मक 3 प्रेरक हैं। 1 में हो जाएंगे बुद्ध, 2 में कबीर और 3 में ज्योतिबा फुले। तो आपको बता दें कि इनके 3 प्रेरक गुरु थे जो ये काफ़ी प्रभावित थे उनसे, वे थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा है। अगर